आज की इस क्लास में हमारा रहेगा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एलएलपी अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है कहाँ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो बात कर लेते हैं। रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे पहले तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी सारे के सारे पार्टनर से। आपको सारे के सारे पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ेगी। Consent of all partners be required for changing the place of registered office of limited LLP to another place. Consent of secured creditors. Consent of सारे के सारे जितने भी पार्टनर थे उनकी। Consent of secured creditor. Secured creditor से भी आप consent लोगे इसमें। Secured creditor से भी consent लोगे आप इसमें। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के रिगार्डिंग जो फॉर्म फाइल होगा वो फॉर्म होगा 15। फॉर्म 15 prescribed under the rule 70 of LLP rule 2009 along with the prescribed fees। पब्लिक नोटिस, आपको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। और पब्लिक नोटिस कब देना पड़ेगा? पब्लिक जर्नल नोटिस नोट लेस देन 21 डे बिफोर द फाइलिंग एनी नोटिस विद द रजिस्ट्रार। फॉर्म 15 को फाइल करने के 21 दिन पहले आप जो ये फॉर्म 15 फाइल करोगे, इसको फाइल करने के 21 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और किसमें देना पड़ेगा? इन डेली न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर एक, और जहां पे भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की लोकल न्यूज़पेपर में भी क्या करना पड़ेगा? आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इन डेली न्यूज़पेपर पब्लिश इन द इंग्लिश एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वहां की लोकल लैंग्वेज। मान लो अगर आपका तमिलनाडु में है तो आपको तमिल में देना पड़ेगा, बाकी अगर तेलुगु साइड है तो तेलुगु में देना पड़ेगा। तो वहां पे भी देके यहाँ पर चलना पड़ेगा। इन द विच द रजिस्टर्ड ऑफिस द LLP इज सिचुएटेड एंड सर्कुलेटेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट गिविंग नोटिस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो क्या है कि अगर कोई LLP एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। इस केस में आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल पार्टनर्स की। कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल पार्टनर्स की। इस केस में आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल पार्टनर्स की। फिर क्या होगा? आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। फिर आपको फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 15 टू द आरओस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी LLP कह लो उसको। आपको फिर उसके बाद एक पब्लिक नोटिस उससे पहले, मतलब फॉर्म पब्लिश, जो ये फॉर्म 15 हम ROC में फाइल कर रहे हैं, इसको फाइल करने के 21 दिन पहले बिफोर 21 डेज आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर और वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर, जो भी लोकल न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। और फिर क्या होगा? जो ये आप फाइल करोगे फॉर्म 15, ये कितने दिनों के अंदर अंदर आप फाइल करोगे? विद इन 30 डे ऑफ पब्लिशिंग ऑफ नोटिस। विद इन 30 डेज ऑफ
publishing of notice. Time limit for filing within 30 days of publishing of notice. नोटिस के पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या करोगे, फाइल करके यहाँ पर चलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल कंप्लायंस ऑफ एलएलपी। जिस तरह से एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, इसी तरह से एलएलपी को भी कुछ एनुअल कंप्लायंस करने पड़ते हैं। क्या क्या होता है एनुअल कंप्लायंसेस की अगर मैं बात करूं, एनुअल कंप्लायंसेस एनुअल कंप्लायंस ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एनुअल कंप्लायंसेस। ऑल द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद एलएलपी एक्ट 2008 need to file annual return and statement of accounts for every financial year. उसको क्या क्या फाइल करने की जरूरत है, एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये इसको एवरी ईयर फाइल करना है, एवरी year. It is mandatory for LLP to file return irrespective of whether it has done any business or not. उसने कोई बिजनेस किया है या नहीं किया है, it doesn't matter, बट उसको क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है। There are 3 mandatory compliance requirement. यहाँ पे 3 mandatory compliance requirement है जो कि LLP को फॉलो करनी पड़ती है। पहले बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। पहले बात हो जाती है एनुअल रिटर्न की। जो एनुअल रिटर्न है वो आप फाइल करोगे फॉर्म नंबर 11 की, फॉर्म नंबर 11, फॉर्म नंबर 11। एनुअल रिटर्न जो आप फाइल करोगे वो फॉर्म नंबर 11 में फाइल करोगे। और कब फाइल करोगे, विद इन 60 डे ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे अब क्या है, 31 मार्च 2023 चला गया। अब इसकी रिटर्न, जो इस साल की रिटर्न थी 22-23 की एनुअल रिटर्न, ये कब तक फाइल हो जानी चाहिए, 60 डेज फ्रॉम दी क्लोजर। क्लोजर किस दिन हुआ, 31 मार्च को। 60 डेज फ्रॉम दी 31 मार्च 2023। क्लियर है। एनुअल रिटर्न होती किस लिए है, एनुअल रिटर्न होती है समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द एलएलपी इन द प्रीवियस ईयर। किस लिए होती है, समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द एलएलपी इन प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल किया जाता है फॉर्म नंबर 18 में। इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह वो फाइल करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट। मतलब ये कितने दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए, फॉर्मेट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये हाफ ईयरली बेसिस पे आप फाइल करते हो, हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल करते हो। एक फाइनेंशियल ईयर के जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हो, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ती है। और कब देनी पड़ती है, वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको देनी पड़ेगी। जब आपका 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे 6 मंथ, तब देनी पड़ेगी। और इसमें आप बताओगे सोल्वेंसी, कंपनी की एलएलपी की सोल्वेंसी के बारे में बताओगे, दैट एलएलपी विल बी एबल टू डिस्चार्ज इट्स डेट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है एलएलपी को। आईटी रिटर्न गिवन इन द चार्ट बिलो। और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो भी इनकम टैक्स एक्ट की 1961 की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको
फाइल करना पड़ता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। बात कर लेते हैं आगे, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। वही बता रखा है कि भाई आपको एनुअल रिटर्न किस कब फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है। अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूं, आप एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 के अंदर फाइल करोगे। इसके अंदर आप समरी बताओगे मैनेजमेंट अफेयर ऑफ एलएलपी की, समरी बता के चलते हो। समरी किस चीज की? मैनेजमेंट अफेयर की। हैज नंबर ऑफ पार्टनर देयर नेम, जैसे नंबर ऑफ पार्टनर कौन कौन है, उनके नाम क्या क्या है। जो फॉर्म 11 है वो नीड टू बी फाइल कितने दिन के अंदर आपको फाइल करना है? 60 डेज के अंदर अंदर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? क्लोज हुआ। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर फाइल आपको करना है। एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 30th मई ऑफ एवरी ईयर ऑफ एलएलपी। जो ये आपको फाइल करना है, ये कब तक फाइल कर देना है आपको? 30 मई या उससे पहले। क्लियर है? अगर मैं इन केस ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एलएलपी, अगर एनुअल टर्नओवर ऑफ एलएलपी है जो क्रॉस कर गया है 5 करोड़ रुपीस, जो एनुअल टर्नओवर है एलएलपी का क्या है? जो क्रॉस कर गया है कितना? 5 करोड़। एनुअल टर्नओवर किसी एलएलपी का 5 करोड़ से ज्यादा है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है ना? 50 लाख से ज्यादा है। तो एनुअल रिटर्न शुड बी अकम्पेन्ड बाय द सर्टिफिकेट फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। जो एनुअल रिटर्न है वो फिर किससे अकम्पेन्ड होगी? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से। अगर आपकी क्या है, आपका एनुअल रिटर्न जो है उसमें क्या हुआ, आपके एलएलपी का अगर टर्नओवर, जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा है, या पार्टनर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो कितना है? 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर आप अपनी जो ये फॉर्म 11 है इसके साथ पीसीएस से कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी अटैच करवाओगे, सर्टिफाई करवा के अटैच करवाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होती हैं, ये कब फाइल होती हैं बात करते हैं। ऑल द एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम। They are need to prepare statement of solvency every year ending on 31st March. For this purpose, LLP Form 8 should be filed with the registrar on or before 30th October every year. मतलब जो आप क्या करोगे, इसमें बता रखा है कि ये जो फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 है, ये फॉर्म 8 आप हर साल ऑन बिफोर 30 अक्टूबर से पहले पहले, या 30 अक्टूबर या उससे पहले आप फाइल कर दोगे। इट शुड बी नोटेड दैट एलएलपी जिसका टर्नओवर 40 लाख, जिसका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा है, और या कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख है उससे ज्यादा है, तो उसके लिए क्या है, वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कंपलसरी ऑडिट है फिर। वैसे एलएलपी में ऑडिट कंपलसरी नहीं है अगर आपका टर्नओवर जो है 40 लाख और जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का वो 25 लाख से कम हो, तो जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए जो ऑडिटिंग है वो मैंडेटरी नहीं है। बट अगर इस लिमिट से ऊपर चला जाता है तो फिर ऑडिटिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है, ऑडिटिंग मैंडेटरी हो जाती है। और पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग दिस फॉर्म विद द आरओसी इज 100 पर डे। अगर आप फॉर्म फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर ₹100 पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न
देखो वैसे तो अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट क्या है, बिजनेस एंटिटी है, डिफरेंट बिजनेस एंटिटी है, ये बिजनेस एंटिटी है, ये डिफरेंट है। बट इनकम टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स के अंदर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी का ना सेम ट्रीटमेंट होता है। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी का सेम ट्रीटमेंट होता है, इनको सेम माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। समझ आ गई? हम्म, तो वही हम बात करते हैं एक बार पढ़ के। Filing of income tax return. Every LLP is required to close. It is every LLP is required to close its financial year on 31st March every year as per the Income Tax Act, and is also required to file their return with the Income Tax Department. The LLP जिसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का है, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करूं, ये कहता है कि भाई वो एलएलपी जिसका क्या है, टर्नओवर, जिसका टर्नओवर कितना है, 40 लाख से ज्यादा है, मोर देन 40 लाख, या तो वो, या जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। ये हमने पढ़ा, are required to get their account audited under the provision of Income Tax Act. Maintenance of books of account is mandatory for LLP irrespective of annual turnover. However, it is mandatory for the LLP to file return of income electronically under digital signature if accounts are required to be audited under the section 44AB of the Income Tax Act. अगर आपको इनकम टैक्स के अंदर अपने अकाउंट्स को ऑडिटिंग कराना मैंडेटरी है, तो आपको उन अकाउंट से रिलेटेड अपने इनकम के लिए आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ड्यू डेट्स क्या होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, अगर मैं बात करूं एलएलपी की, ड्यू डेट्स फॉर एलएलपी टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न आर एज फॉलोस। एलएलपी हु इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। तो आप जब आपको क्या है, अगर या तो कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना मैंडेटरी है, तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट बनेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो बनेगी सितंबर 30 ऑफ द असेसमेंट ईयर, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। क्लियर है? और अगर क्या है, एलएलपी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3 CEB अंडर सेक्शन 92E ऑफ इनकम टैक्स, कि भाई जिसको रिपोर्ट देना मैंडेटरी होता है, जो फॉर्म नंबर 3CEB, फॉर्म नंबर 3CEB के अंदर रिपोर्ट देना मैंडेटरी होता है ऑफ सेक्शन 92E, फिर उसके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर होती है, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर होती है, सॉरी 30 नवंबर। पहले केस में अगर आपको अकाउंट्स की जो वो कराना, अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराना अगर मैंडेटरी है, तो उस केस में कितना होगा, 30 सितंबर। और अगर आपको रिपोर्ट
फर्निश करनी है फॉर्म नंबर 3 CEB में ऑफ सेक्शन 92E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर आपको नवंबर 30 ऑफ असेसमेंट ईयर और एनी अदर केस 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। इन अगर आपकी LLP इनमें से किसी में फॉल कर रही है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइल एज पर द ड्यू डेट मेंशन इन द टेबल, आपको फाइल करनी पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। क्लियर है? ये तो होते हैं एनुअल कंप्लायंस। कुछ होते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। पढ़ते हैं कैसे कैसे होते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। जो कुछ इवेंट होते हैं तभी आपको कोई ROC को बताना पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ इवेंट, कंसेंट एंड पर्टिकुलर ऑफ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर कोई कंसेंट है पार्टनर की या डेजिग्नेटेड पार्टनर की, आप वो कंसेंट फाइल करोगे। आप जिस तरह से मैं बात करूं रिजोल्यूशन होता है कंपनी का, ऐसे ही कंसेंट होती है पार्टनर्स की, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की LLP में। और वो आप फिर किसको फाइल करोगे? द फाइलिंग ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर टू एक्ट एज सच with the registrar of company in form 4 within 30 days of appointment of designated partner। मतलब क्या होता है कि मान लो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना था LLP के अंदर, उसने अपनी कंसेंट दे दी, तो उस कंसेंट को आप कितने दिन के अंदर फाइल करोगे? विद इन 30 डेज। जिस दिन वो कंसेंट दे देगा, जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उसके 30 डे के अंदर अंदर आप क्या करोगे? फाइल करोगे। और कौन से फॉर्म में फाइल करोगे? ई फॉर्म 4 के अंदर। क्लियर है? हाँ, कि भाई अगर किसी पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंटमेंट कर रहे थे, उसने अपनी कंसेंट दी है, तो उस कंसेंट को 30 दिन के अंदर अंदर, जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर, हम फॉर्म नंबर 4 के अंदर फाइल करके यहाँ पर चलेंगे। आगे बात करते हैं सेक्शन 9, वैकेंसी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। Filing of vacancy in designated partner within 30 days of vacancy and intimate the same to ROC in form 4 के अंदर, and if no designated partner being appointed or if any time there is only one designated partner, then each partner shall be deemed to be designated partner। मान लो कि भाई क्या है, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, वैकेंसी राइज होगी डेजिग्नेटेड पार्टनर में, तो क्या होगा? उस वैकेंसी को 30 दिन के अंदर अंदर फिलअप किया जाएगा और उसके बारे में ROC को बताया भी जाएगा फॉर्म नंबर 4 में। और जहां पे क्या है, if in case no designated partner appointed or if any time there is only one designated partner, then each partner shall be deemed to be designated partner। each partner shall be deemed to be designated partner। क्लियर है? ओके। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी चेंज कर रही है, तो उसके बारे में कंपनी को ROC को बताना पड़ता है फॉर्म नंबर 15 के अंदर। हमने पढ़ा विद इन 30 डे ऑफ शिफ्टिंग एंड एनी चेंज शैल बी टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। आप जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो आपको फॉर्म 15 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना है फॉर्म 15 में विद इन 30 डे फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये शिफ्ट तभी होगा जब आप फॉर्म फाइल करोगे। चेंज ऑफ नेम, सेक्शन 19, अगर LLP अपना नाम चेंज कर रही है तो LLP को फॉर्म 5 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। फॉर्म 5 फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई आप सेक्शन 23 की मैं बात करूं, अगर आप किसी LLP एग्रीमेंट्स में चेंज कर रहे हैं तो आपको LLP एग्रीमेंट के रिगार्डिंग LLP एग्रीमेंट के लिए कौन सा फॉर्म फाइल होता है? फॉर्म 3 फाइल होता है।
विद इन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP या फिर सच अल्टरेशन ऑन LLP एग्रीमेंट। आपको या तो 30 दिन के अंदर क्या होता है, देखो क्या मैं बताता हूँ आपको, ये क्या बता रहा है यहाँ पे। आपने LLP बनाई, मान लो आपने नई LLP बनाई, न्यू LLP इनकॉर्पोरेट कराई, तो आपको न्यू LLP को इनकॉर्पोरेट कराने के 30 दिन के अंदर अंदर LLP एग्रीमेंट फाइल करना पड़ता है। LLP एग्रीमेंट फाइल करना पड़ता है, और कौन से फॉर्म में फाइल होता है वो, फॉर्म 3 के अंदर। मान लो आपने इसके अंदर कोई चेंज किया, तो चेंज के 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म 3 के अंदर इसको फाइल करोगे। क्लियर है? तो ये इस तरह से हो गया पर चलता है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म 25 सबसेक्शन 2, चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि जहां पर वेयर अ पर्सन बिकम या सीज टू बी अ पार्टनर और वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और या एड्रेस ऑफ पार्टनर, notice of the same signed by the designated partner and to be filled within 30 days to the registrar in form form 4, कि जहां पर क्या है, कोई पार्टनर, कोई नया पार्टनर बनता है या कोई पार्टनर सीज होता है या फिर उसके एड्रेस में, उसके नेम में कोई चेंज होता है, तो नोटिस उसको देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जो भी इवेंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा। और वो नोटिस कौन से फॉर्म में देगा, वो कौन से फॉर्म में देंगे, फॉर्म 4 के अंदर, फॉर्म 4 के अंदर। क्लियर है? ठीक है। इस तरह से ये रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन बताया गया है कि किस तरह से रेजोल्यूशन होता है। ये इसके ड्राफ्ट बता रखे हैं, ये ड्राफ्ट बता रखे हैं, ड्राफ्ट कैसे होते हैं एग्रीमेंट्स, ये सारा इसमें चीजें बता रखी है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा वो बात नहीं है। ये सारे का सारा एग्रीमेंट के अंदर आता है। ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, ये सारे ड्राफ्ट्स के अंदर आते हैं कि भाई ड्यूटी ऑफ पार्टनर क्या होगी, वो पार्टनर क्या होगी। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे एक नया चैप्टर शुरू होता है हमारा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रजिस्ट्रेशन। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर किस बारे में बात करता है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रजिस्ट्रेशन। अब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगी, अलग अलग टाइप्स ऑफ। अगर अलग अलग लेवल पे बात करें तो अगर बिजनेस एंटिटी कौन कौन सी होंगी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, LLP हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, HUF एक्सेट्रा। ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, अगर मैं बात करूं, ये कुछ चीज को काटो, यहां से सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं। पहला जो हमारा बिजनेस एंटिटी है
वो कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? अगर मैं बात करूं स्मॉल बिजनेस के केस में, बेस्ट सुटेबल फॉर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या है? बेस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। कोई अगर स्मॉल माइक्रो लेवल या स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहा है उसके लिए क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है वो सबसे सही है। ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है? एक सोल प्रोप्राइटर होता है, बस अकेला आदमी, अकेला मालिक। इसके अंदर सोल प्रोप्राइटर होता है। वही वही क्या करता है? सोल प्रोप्राइटर ही सारे बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है द होल बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो सोल प्रोप्राइटरशिप की ही 100% क्या होती है? कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर। फॉर एवरी लाइबिलिटी he shall be personally liable। वो हर एक लाइबिलिटी के लिए पर्सनली लायबल होता है। जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो सारा 100% सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है। एवरी प्रॉफिट या एवरी लॉस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप is enjoyed or suffered by the sole proprietor only। समझ आ गया? Yes, sir. तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो एक स्मॉल बिजनेस के लिए माइक्रो लेवल पे और इन तरह के चीजों के लिए क्या होती है? सुटेबल होती है। और इसमें एक ही क्या होता है? पर्सन होता है जो पूरे का पूरा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है पूरे के पूरे डे टू डे बिजनेस को। वही सारी कैपिटल अरेंज करता है, वही 100% कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सारा किसका होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर का ही होता है। जितने भी डेट होंगे सोल प्रोप्राइटर के, सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी डेट्स होंगे उसके लिए लायबल कौन होगा? लायबिलिटी किसकी होगी? हमारे सोल प्रोप्राइटर की होगी। 100% लायबल होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके अंदर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? तो यही इसके अंदर बताया गया है। तो ये सारा इसके अंदर यही बताया गया है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया आपको। ये फीचर्स होते हैं, आप आराम से लिख भी सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट किसी का? नवनीता, मिस्टर जयंत कुमार, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट क्या है? एडवांटेजेस, इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना इजी होता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको कोई लीगली कंप्लायंस नहीं करना पड़ता। बहुत इजी होता है एक सोल प्रोप्राइटर को बनाना, फॉर्म करना।
इट इज नॉट गवर्न बाय द स्पेसिफिक लॉ। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। इट इज सिंपली रिक्वायर्ड दैट द बिजनेस एक्टिविटी शुड बी लॉफुल होनी चाहिए एंड शुड कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द लोकल अथॉरिटी। आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो बिजनेस करने के लिए, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किससे? शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से, या कहीं कहीं केसेस में आपको FSSAI वगैरह जो ये होते हैं, फूड सेफ्टी, अगर आपका कोई इस तरह से रिलेटेड क्या क्या है, कोई इस तरह से रिलेटेड बिजनेस है, तो आपको उससे भी वो क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बस ये होती हैं चीजें, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं करना पड़ता। जो म्यूनसिपैलिटीज के कंप्लाइंसेस होते हैं वो आपको ध्यान में रखे, और जो आपकी अगर लॉफुल एक्टिविटी है तो आप आराम से कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो। इस पे कोई स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। बेटर कंट्रोल, क्योंकि क्या होता है, एक पर्सन का ही इस पे पूरा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, तो वो आराम से अच्छे वे में कंट्रोल कर सकता है। इन सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन all the decisions relating to business operations are taken by one person, which make functioning of the business simple and easy. The sole proprietorship can also bring about changes in the size and nature of activity. This gives better control to management. क्योंकि सिंगल पर्सन की होती है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंगली बेटर मैनेजमेंट करता है। पॉइंट नंबर 3, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। भाई जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट होते हैं उसको शेयर नहीं किया जाता, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता। जितना भी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा किसको बिलोंग करता है, सोल प्रोप्राइटर को। वो सारे का सारा किसको बिलोंग करता है, सोल प्रोप्राइटर को। जैसे हमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर या हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो जिसकी वजह से उसको अगर प्रॉफिट होता है तो उसको और अच्छा करने के लिए वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। क्लियर है? Yes, sir. बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन। The sole proprietorship is generally organized for small scale business. This helps the proprietor's family member to employ in business. At the same time, such business is also entitled to certain concession from the government. For example, small industry organization can get electricity and water supply in concessional rate on priority basis. मतलब जो आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हो या आप कोई स्टार्टअप टाइप का करते हो छोटे लेवल पे, तो क्या होता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। गवर्नमेंट इसमें आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की काफ़ी सब्सिडी इसके अंदर रहती है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है हर एक चीज़ में। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर सप्लाई है, वो आपको कंसेशनल रेट पे मिलती है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट। Sole proprietorship does not appoint any specific or varies function. He personally supervise। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो किसी स्पेशलिस्ट को या किसी उसको अपॉइंट नहीं करता। जैसे हमें कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एक्सपर्ट्स को अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, सारा कंट्रोल एक ही पर्सन के हाथ में होता है। तो मैनेजमेंट पे जो एक्सपेंस होता है वो कम होता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये इसके मेरिट है, फायदे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। नुकसान क्या क्या है। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल। क्योंकि एक ही पर्सन अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, हो सकता है उसके पास स्किल हो या ना हो, ठीक है ना। देखो हर एक एरिया के अंदर हर एक पर्सन की एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती। एक पर्सन की एक दो एरिया में एक्सपर्टाइज हो सकती है, लेकिन हर एक डिफरेंट एरिया में उसकी एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्योंकि सारे का सारा बिजनेस कौन देखता है, सिंगल पर्सन ही देखता है, सिंगल पर्सन ही देखता है। तो क्या होता है फिर यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स की क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। समझ आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस।
The sole proprietorship of business is generally at a disadvantage in raising sufficient capital. आप क्या कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू? आप जैसे हम कंपनी के अंदर, तो अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है, कंपनी कहाँ जाती है? या तो शेयर कैपिटल, या तो वो शेयर इशू करती है, या फिर वो डेट इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, लोन लेती है डिपॉजिट की फॉर्म में, उसको डेट कैपिटल पे जाता है। तो कंपनी को तो आराम से मिल जाता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं है। His own capital may be limited and his personal assets may also be insufficient to raise loan against their security. This reduce the scope of business growth. अगर उसे अच्छे खासे पैसे की जरूरत हो तो सिर्फ वो अपने पर्सनल कैपिटल तक ही क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, उससे ऊपर जाके वो नहीं कर सकता। क्लियर है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या होती है? मतलब एक ही पर्सन होता है, पर्सनली लायबल होता है बिजनेस की हर एक ऑब्लिगेशन के लिए। अगर मैं पेमेंट ऑफ डेट की बात करूं तो इस पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज इफ द बिजनेस एसेट आर इनएफिशिएंट। मतलब वो क्या होगा, हर एक पेमेंट के लिए पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर दोनों सेम पर्सन है, यहाँ पे किसी तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट आता ही नहीं है, तो हर एक काम के लिए वो पर्सनली लायबल होता है। आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, sole proprietorship organization suffer from lack of continuity. If proprietor is ill, this may cause temporary closure of business. If he die, the business may be permanently closed. हो सकता है obviously, किसी की शॉप है, अगर उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया तो उसको अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी। अगर उसकी डेथ हो गई तब भी परमानेंटली उसको बंद करनी पड़ेगी। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूटी रहती है उस पर भी डाउट रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। कंपनी के केस में तो क्या होता है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर, वो चलती रहती है। किसकी वजह से? सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट की वजह से। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म? अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा वो बात कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मैनेज एंड कंट्रोल बाय दी वन इंडिविजुअल या वन पर्सन। इंडिविजुअल ही करता है, इंडिविजुअल मींस द नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सबसे पहले एक क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नो डीड एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको किसी तरह से कोई रजिस्ट्रेशन करने की, कोई एग्रीमेंट करने की, कोई डीड बनाने की जरूरत नहीं होती। However, in actual practice and keeping in mind the nature of business activity, registration may be required under the following enactment as prevailing in the respective state या सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहाँ कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? सबसे पहले शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो मैंने आपको बताया, लॉ रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स, रजिस्ट्रेशन अंडर दी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते, एमएसएमई। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप इनके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना आपको पड़ेगा। बट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट में ये कंपलसरी है, किसी स्टेट में ये कंपलसरी नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट के अंदर आपका बिजनेस है। क्लियर है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर है? खुश हो आप लोग? चलो, कल्पना, आवाज आ रही है कल्पना मेरी? आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं।
पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। पार्टनरशिप जो होता है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। मान लो आप कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई, स्टेफनी ने और कल्पना ने। तो पहली बात तो होगी इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। स्टेफनी एंड कल्पना इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कंबाइन करते हैं। मान लो 5 लाख रुपए स्टेफनी ने लगाया, 5 लाख रुपए कल्पना ने लगाया। ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं। एंड मैनेजरियल एबिलिटी टू रन अ बिजनेस, इन्होंने लगा के एक फर्म बनाई जिसकी कैपिटल थी 10 लाख की और इसके बिजनेस रन कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, रन करते हैं बिजनेस को एंड शेयर करते हैं बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा एक एग्रीड रेशियो में। 50-50 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, वट एवर द रेशियो जो वो पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपना टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं। सिंस द रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप टू द फाइनेंस एंड हिज कैपेसिटी टू मैनेज अ ग्रोइंग बिजनेस आर लिमिटेड। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो फाइनेंस होता है या मैनेज करने की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ही फील दैट नीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसको एक टाइम बाद लगता है, किसी पर्सन को मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर थोड़ा ये लगा कि नहीं मुझे बिजनेस थोड़ा बढ़ाना है, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो वो पार्टनरशिप फर्म अपनी ओपन कर सकता है, बना सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस therefore usually grow out of the need of expansion of business with more capital, better supervision and controlled division of work and spreading of risk। कि भाई जब आपका मान लो बिजनेस बड़ा हो गया, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, उसमें पैसा आपको ज्यादा चाहिए, आपको रिस्क भी मतलब इतना नहीं ले रहे हो आप, लेना चाहते आप, कंट्रोल आपको अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आपको आपके साथ किसी की सपोर्ट की जरूरत है, तो आप पार्टनरशिप फर्म की तरफ जा सकते हो, पार्टनरशिप फर्म की तरफ जा सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड पार्टनरशिप जो है, इंडियन पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, who agree to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। जो क्या होता है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप जो होती है वो रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द पर्सन जो एग्रीड होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो कैरिड किया जा रहा है या तो सारे मिलके कर रहे हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक कर रहा है। समझ आ गई? हाँ। The person who have agreed to join the partnership are individually called partner and collectively called firm। जब इन पार्टनरशिप फर्म है, कोई ए बी फर्म है, उसके अंदर मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये क्या है, पार्टनर है, पार्टनर है, और इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। और पार्टनरशिप होता क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन जो एग्रीड होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, या तो दोनों ने मिलके कर रहे हैं या फिर दोनों के बिहाफ पे कोई एक कर रहा है, दोनों के बिहाफ पे कोई एक कर रहा है, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और जो पर्सन इंडिविजुअली पर्सन को क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं, और कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। A partnership firm can be formed with a minimum 2 partner and it have a maximum 20 partner। एक पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने, 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 20 पार्टनर, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
क्लियर है? सर्टेन डेफिनेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। As per section 2 clause A of Indian Partnership Act 1932, एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स एनी एक्ट, कोई भी ओमिशन बाय दी ऑल द पार्टनर और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ फर्म विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। एक्ट ऑफ द पार्टनर क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि भी अगर फर्म ने कोई भी ऐसा काम किया या कोई भी ऐसी गलती की, हाँ, कोई भी ऐसा काम किया या कोई भी ऐसी गलती की, या तो फर्म ने की या किसी पार्टनर ने की या पार्टनर के किसी एजेंट ने की, जिसकी वजह से, जो काम करने की वजह से विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, या तो जिसकी वजह से फर्म के पास क्या आता है? राइट आता है, फर्म के पास राइट आता है, या फर्म के अगेंस्ट कोई कुछ करने का क्या आता है? राइट आता है, कोई एक्शन लेने का राइट आता है। समझ आ गया भाई? एक्ट ऑफ द फर्म क्या होता है? एक्ट ऑफ द फर्म का मीनिंग होता है कि मान लो, या तो सिचुएशन 2 होगी, सिचुएशन 1 फर्म, सिचुएशन 2 पार्टनर। अगर फर्म ने कोई एक्ट किया या कोई गलती की, ओमिशन, या फिर पार्टनर ने कोई एक्ट किया या गलती की, या उसके एजेंट ने, पार्टनर के एजेंट ने कोई एक्ट किया या गलती की, तो उस केस में ऐसा करने से राइट आना, राइट एनफोर्सेबल बाय, अगर पार्टनर कुछ गलती करता है तो फर्म के पास राइट होता है इसके अगेंस्ट एक्शन लेने का। अगर फर्म कुछ गलत करती है तो इसके फर्म के अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट, फर्म के अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट। इस तरह से राइट जब क्या होता है? राइज होता है, तो उसको कहते हैं एक्ट ऑफ अ फर्म। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट इन इट्स? As per section 4 of Indian Partnership Act, partnership is relation, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि ये रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन जो एग्रीड होते हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जो कि किस चीज का प्रॉफिट शेयर करने के लिए? बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। या तो क्या किया है? कैरिड किया गया है बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पर्सन कौन होता है? पर्सन मतलब पार्टनरशिप, person who have entered into partnership with one another called individually called partner or collectively called firm, and the name under which their partner is carried on called the firm name। तो वही बात होती है कि भाई इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन जो एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए ऑफ द बिजनेस, जो कि या तो जो कैरिड किया गया है सारे पार्टनर के द्वारा या उनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा। और इंडिविजुअली पार्टनर को उनको कहते हैं, इंडिविजुअली इनको कहते हैं पार्टनर, कलेक्टिवली इनको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, और जिस नेम के अंडर ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको कहते हैं फर्म नेम। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, where no provision is made by the contract between the partner for the duration of their partnership or the determination of their partnership, the partnership is at will। जहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ। कई बार ले चलो ठीक है, लिखा होता है पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, पीरियड लिखा हुआ है पार्टनरशिप के अंदर 10 साल। 10 साल के बाद पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। बट जहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ पीरियड ही नहीं लिखा, तो वहां पे जो पार्टनरशिप होगी फिर वो एट विल होगी, पार्टनरशिप एट विल।
जब तक पार्टनर की मर्जी है वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। जिस दिन उन्हें लगा कि भाई नहीं पार्टनरशिप कैंसिल करते हैं तो उस दिन वो पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर है? सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स पर्सन may become partner with another in particular adventure or undertaking। मतलब क्या है कि भाई किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जब कोई पार्टनर क्या बनते हैं, कोई पर्सन क्या बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। सेक्शन 28 कहता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब होता है शो करना। एनी वन हु by word spoken or written or conduct represent himself or knowingly permit himself to represent to be a partner in a firm is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of such representation give credit to the firm whether the person representing himself or represented by a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्या है, कोई भी एनीवन, कोई भी पर्सन या तो वो बोल के या वो रिटर्न में और या फिर वो कोई काम करके रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, जानबूझकर परमिट करता है अपने आप को टू रिप्रेजेंट टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म। वो दूसरों को दिखाता है कि मैं इस फर्म में क्या हूँ, पार्टनर हूँ, तो वो एक पार्टनर की तरह लायबल होगा उस फर्म के अंदर। अगर किसी थर्ड पर्सन ने उसको क्या बिलीव करके उसको क्या दे दिया है, क्रेडिट दे दिया है। अगर किसी थर्ड पर्सन ने एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिव क्रेडिट टू द फर्म, और उस रिप्रेजेंटेशन पर फेथ करके क्रेडिट दे दिया है फर्म को, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving the credit। कि भाई क्या है, चाहे उस पर्सन को, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था अपने आप को, उसको पता चल गया है कि वो जो मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा था उसके बारे में जिस पर्सन ने लोन दिया है उसको पता चल गया है, पता चल गया है। समझ आ गई कि भाई क्या है, अगर मान लो कल्पना है, कल्पना किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थी ही नहीं और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मैं तो इस फर्म के अंदर पार्टनर हूं, और उस पे बिलीव करके नवनीता ने क्या किया, फर्म को लोन दे दिया, फर्म को लोन दे दिया। तो जो इसको है, इसको एज अ पार्टनर, कल्पना को जो है एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, किसका, फर्म का, फर्म का ट्रीट किया जाएगा। वो ये बात करता है, उसको फर्म का पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, चाहे थर्ड पर्सन को इस बात की नॉलेज हो चाहे ना हो। हम मान के चलेंगे कि भाई ये पार्टनर का उसका पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पार्टनर। क्लियर है? where after a partner that the uh, where after the partner is death the business is continue in the old firm name, the continued use of that name or the deceased person name as a part thereof shall make his legal representative or his state liable for act of the firm done after his death। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई जहां पर कोई पार्टनर था उसकी डेथ हो गई और उसके बाद क्या है, डेथ के बाद भी फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू है। द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और द डिसीज पार्टनर इज नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो खुद से, मतलब क्या है, मान लो कई बार तो क्या होता है, जैसे मैं कंपनी के बारे में बात करूं, कंपनी के केस में
जैसे शेयर होता है, शेयर अगर कोई पर्सन मर गया, कोई शेयर होल्डर मर गया, तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो उसके लीगल ईयर को चला जाता है, लीगल ईयर को चला जाता है ना। बट क्या है, पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। मान लो एक पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन अभी भी पार्टनरशिप चल रही है, तो नेम जो है वो पुराना ही चलेगा जब तक आप पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज ना कर लो, डीड के अंदर चेंज ना कर लो। एक लीगल जो एक डिसीज पर्सन था, जो पार्टनर मर गया, उसका अगर लीगल हीयर क्या करना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, तो भाई उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। जब तक पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो वो यही क्या यहाँ पर चल रहा है, वेयर आफ्टर अ पार्टनर इज डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू था, ओल्ड नेम थे, द कंटिन्यू यूज ऑफ द नेम or the deceased partner name has a part thereof shall not itself make his legal representative, वो खुद से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे नहीं आएगा, और ना ही उसका स्टेट जो होगा, और इज दैट और इज स्टेट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर इज डेथ, और जो उसका स्टेट होगा वो एक्ट ऑफ द फर्म पर बेस करेगा, एक्ट ऑफ द फर्म पर बेस करेगा, डन आफ्टर इज डेथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जो ये नाम है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है एंटर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और ना ही उसका कोई जो स्टेट था, स्टेट मतलब जो भी उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, जो भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन था, वो डायरेक्टली लीगल ईयर को ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होगा। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39, dissolution of firm. The dissolution of partnership between all partner of firm is called dissolution of firm। कि जब क्या है, सारे पार्टनर के जो पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक तरह से पार्टनरशिप बंद हो गई। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म वेयर द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट is less than 1000 rupees shall be governed by the, if not less than, क्या है कि अगर जब डिफॉल्ट है, जो पार्टनरशिप फर्म ने डिफॉल्ट किया है और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1000 से कम नहीं है, 1000 रुपीज, तब वो कौन किसके अंडर गवर्न होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर गवर्न होगा। फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए आपको एक डीड बनानी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड। एक एग्रीमेंट के बेसिस पे पार्टनरशिप बनती है बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी बिजनेस। इट डज नॉट अराइज आउट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो पार्टनरशिप है वो किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर नहीं आती, हैज इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। एचयूएफ जो होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है एचयूएफ, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ बनती है। एचयूएफ ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे बनती है, अगर एचयूएफ के अंदर किसी ने जन्म ले लिया, बाय बर्थ वो मेंबर बन जाता है ऑटोमेटिकली, ऑपरेशन ऑफ लॉ। बट पार्टनरशिप के अंदर मैम वो पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर लेड डाउन इन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, और उसके अंदर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई होती है। दूसरा फीचर, एंगेजमेंट इन बिजनेस, एंगेजमेंट इन बिजनेस, जो पार्टनरशिप फर्म है वो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी के पर्पज से बनाई जाती है। इट बिजनेस में इंक्लूड एनी ट्रेड इंडस्ट्री प्रोफेशन, दस पार्टनरशिप कैन एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड सर्विस विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। जो पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है वो सिर्फ प्रॉफिट पर्पज के लिए बनाई जाती है, बिजनेस करने के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
In a partnership firm, partners are entitled to share the profit and loss, also to bear the loss if any. मतलब क्या है कि इस पार्टनरशिप के अंदर जो होता है प्रॉफिट, और जितना भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो सारे का सारा पार्टनर के अंदर डिवाइड हो जाता है। पार्टनर अकॉर्डिंग टू द जो भी रेशो है उन्होंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो उन्होंने डिसाइडेड की हुई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसके बेसिस पे वो शेयर करते हैं। Agency relationship. The partnership business may be carried out by all or any of the partner acting them for all. Thus, each partner is principal and so can act in his own right. At the same time, he can act on the behalf of other as a agent. Thus, every partner can bind with the firm by the act. तो मतलब क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप होती है यहाँ पे। एजेंसी रिलेशनशिप का मीनिंग होता है कि भाई जो पार्टनरशिप का बिजनेस है या तो सारे मिलके करते हैं या फिर सारों के बिहाफ पे कोई एक करता है। तो अगर वो खुद के राइट से कुछ कर रहा है तो वो प्रिंसिपल होता है, अगर वो दूसरों के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो एजेंट है पार्टनर का। समझ आ गई? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड as in case of sole proprietorship. In case some obligation arise, then not only the partnership asset but also the private property of the partner can be taken out for the payment of obligation of the partner. कि मतलब जितनी भी लाइबिलिटी होंगी डेट के लिए, जो पार्टनर होते हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं। जब कई बार पार्टनरशिप के पास, जब कई बार फर्म के पास पैसा कम पड़ जाता है तो पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा वापस करते हैं। क्लियर हो गया? कॉमन मैनेजमेंट। Every partner has a right to take part in the running of the business. It is not necessary for all partners to participate in the day-to-day activity of the business, but they are entitled to participate. Even if partnership business is run by some partner and the consent of all partner is necessary for taking out important decision. मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं सबका क्या होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है, कॉमन कंट्रोल होता है, कॉमन मैनेजमेंट होती है, चाहे वो डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट अगर कोई फर्म को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो उनकी कंसेंट वगैरह प्रॉपरली ली जाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। No partner can transfer his share in partnership to any other person. He may, however, do so with the consent of all partner. कि भाई रिस्ट्रिक्शंस है, अगर किसी को अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है वो वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको पहले सारे के सारे पार्टनर से क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी, सलाह करनी पड़ेगी, तब जाके वो कर सकता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 8, रजिस्ट्रेशन। To form a partnership firm, it is not necessary, it is not compulsory to register. However, if the partners so decide, it may be registered with the registrar of firm. क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन पार्टनरशिप के अंदर मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है तो वो करवा भी सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू द प्लेजर ऑफ पार्टनर। प्लेजर ऑफ पार्टनर, द पार्टनरशिप जब तक उनका दिल करे वो कर सकते हैं, पार्टनरशिप चला सकते हैं। लीगली अ पार्टनरशिप कम टू एंड एंड इफ एनी पार्टनर डाई, रिटायर, बिकम इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, रिटायर हो जाता है, डाई हो जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर एग्री टू वर्क टुगेदर अंडर द ओरिजिनल फर्म नेम। द फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व एंड विल कंटिन्यू इट्स बिजनेस आफ्टर द सेटिंग द क्लेम ऑफ आउटसाइडिंग पार्टनर। कि मतलब क्या है कि मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, सी की डेथ हो गई। अगर यहाँ पे वैसे तो पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन क्या होगा, ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं ए और बी, तो ये क्या करेंगे? सी को सेटल कर देंगे, पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज करेंगे, पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज करेंगे और सी का जो भी सेटल वेटल होगा वो सारा करके पार्टनरशिप फर्म का कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। तीन तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप ऑफ विल होते हैं, जब कहाँ जहां पर क्या होता है, फिक्स नहीं होता पीरियड, भाई उनकी विल पे डिपेंड करता है वो पार्टनर की। सच पार्टनरशिप एग्जिट ऑन द विल ऑफ पार्टनर, दैट इज इट कैन बी बोथ टू एंड वेन एवर एनी पार्टनर गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। जब यहाँ पे पार्टनर को लगता है कि मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, तो वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप एंड कर सकता है, वो नोटिस देके पार्टनरशिप एंड कर सकता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसको बनाया जाता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और वो जैसे इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, सर मान लो आपने एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप बनाई, 2 साल 5 साल वट एवर, उसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। क्लियर है? Yes, sir. आगे आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने तरह के पार्टनर होते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस में प्रॉपरली क्या करता है, एक्टिव एक्टिव पार्ट रखता है। पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्ट in the conduct of day-to-day business of the firm are called active partner. These partner carrying on business on behalf of other. ये पार्टनर क्या करते हैं? दूसरे के बिहाफ पे बिजनेस करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? जिसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता डे टू डे ऑपरेशन में। सच पार्टनर only contribute capital in the firm and are bound by the activity of other partner. However, they share in the प्रॉफिट एंड लॉस। वो सिर्फ क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं और बाउंड होते हैं एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, और सिर्फ प्रॉफिट अपना जो है वो शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। दे आर स्लीपिंग पार्टनर, उनका किसी तरह से कोई एक्टिव रोल होता ही नहीं है। ठीक है ना? कुछ अदर पार्टनर होते हैं। अदर पार्टनर कौन कौन से होते हैं? जैसे नॉमिनल पार्टनर, नाम का पार्टनर, बस नाम का पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर आर दोज हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस, उसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट लैंड देयर नेम टू द फर्म। मान लो कोई फेमस पर्सन था, उसने अपना नाम दिया है फर्म को। भाई पता चले कि भाई जिसकी अच्छी गुडविल है उसने अपना नाम दिया है फर्म को कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, कि आप पार्टनर हो। तो इस तरह से होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर आर दोज हु डू नॉट हैव interest in the firm but lend their name to the firm. They do not make any capital contribution and not entitled to take part management, but are liable like other partner to the third party. Such partner generally have a pecuniary interest like share in profit in lending their name. वो मतलब अपना नाम जब लैंड करते हैं ना, उसके बदले में क्या करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, या तो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं या किसी तरह से कोई फिक्स अमाउंट लेते हैं, वट एवर, बट वो किसी तरह से कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना ही उनका कोई मैनेजमेंट में रोल रहता, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हाउएवर इन सर्टेन केसेस दे मे नॉट हैव एनी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन डूइंग सो। पेक्यूनियरी का मीनिंग होता है यहाँ पर मॉनेटरी इंटरेस्ट, मॉनेटरी इंटरेस्ट। समझ आ गई? बस ये कब मतलब नॉमिनल पार्टनर क्या हो गया? मान लो आपने अपनी फर्म के अंदर किसी फेमस सेलिब्रिटी का नाम यूज कर लिया और पता चला कि ये हाँ भाई हमारा पार्टनर है, तो उसकी वजह से गुडविल अच्छी है, तो फर्म पे लोग ट्रस्ट ज्यादा करते हैं इस वजह से। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट की जो रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा भी था, जो रिप्रेजेंट करता है वर्ड से या कंडक्ट से, जो रिप्रेजेंट करता है और जिस पे ट्रस्ट करके थर्ड पार्टी लोन दे देती है फर्म को। ठीक है ना? तो इस केस में क्या होता है, द पर्सन हु thus become liable to third party to pay the debt of firm is known as partnership by holding out. समझ आ गया? Yes, sir. Minor admit into the partnership firm. A minor is a partner who is not attained the age of 18 years. Since minor is not capable of entering into valid agreement, he cannot become partner of the firm. He may however be admitted to benefit of existing partnership.
मतलब वैसे तो उसके पास वो कैपेबल नहीं होता एग्रीमेंट करने के, तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता, बट ही मे हाउएवर एडमिट टू द बेनिफिट, बट वो जो पार्टनरशिप के बेनिफिट होते हैं उनमें हिस्सा ले सकता है, एडमिट हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. आज यहाँ तक करें। आज की Okay, sir. आज की क्लास हम यहाँ तक करते हैं, और कल फिर देखते हैं इसमें हमारी कितनी क्लास लगेगी। नेक्स्ट क्लास में हम वी विल ट्राई कि इसको फिनिश कर दें। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसमें सिर्फ 2 क्लास लेंगे। हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करने का, ठीक है? Yes, sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके डियर।